क्लासेस चल रही हैं। इसमें द टॉपिक दैट वी शैल बी टेकिंग ऑन टुडे is role in constitutional adjudication, various theories of judicial role. रोल इन कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन टॉपिक आप लोग लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। रोल इन कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन फ्रॉम टुमारो आई विल ट्राई टू मेक अ पीपीटी प्रेजेंटेशन फॉर यू ऑल। ठीक है, आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा दूसरे लेक्चर में बिजी हूँ, उन लोगों का बनाया, आप लोगों का ये टाइम नहीं लगा मुझे, सॉरी फॉर दैट। रोल इन कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन, वेरियस थ्योरीज ऑफ जुडिशियल रोल। ठीक है, आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आइदर यू कैन कीप देम नोटिंग या आप उसको चैट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, इफ आई गेट टाइम देन आई विल गो थ्रू एंड आई विल आंसर। अब जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की कि जुडिशियल रोल की क्या-क्या थ्योरीज हैं, ठीक है, या व्हाट इज द रोल ऑफ जजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन, तो उससे पहले कुछ सब इश्यूज हैं या उससे पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक इश्यूज है जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। मेरी आवाज आ रही है सब तक? एकता श्री? यस मैम। ओके, फर्स्ट इज you have to understand what is judicial process. Next is what is the role of a judge. Okay, then what are the different models of judicial process. ठीक है, तो अगर हम बात करें जुडिशियल प्रोसेस की, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट सिंस बिगिनिंग, जब से हम लोगों का ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। कैन एनीवन टेल मी जस्ट इन वन और टू लाइंस व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल प्रोसेस? एनीवन, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम ना खराब। पहला तो रूल यही है कि किसी को भी क्या कहते हैं, न्याय हमेशा सबको समान रूप से मिलना चाहिए। और दूसरा था कि जैसे किसी को भी गलत कह सकते हैं कि एक मुजरिम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मतलब निर्दोष को कभी भी सजा ना हो। ओके, एकता श्री? एक्चुअली इस जुडिशियल प्रोसेस होता है, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक lodging the complaint till the judgment. ओके, देखो जुडिशियल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जुडिशियल प्रोसेस इज कंसीव्ड एज अ वे इन व्हिच कोर्ट्स अफेक्ट द एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, जितना सारा प्रोसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एफआईआर टिल द फाइनल टाइम ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, दिस इसके बीच में जितनी भी आपकी स्टेट मशीनरीज इन्वॉल्व है, ठीक है, या जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या सिविल जस्टिस सिस्टम इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रोसिक्यूटर हो, चाहे वो डिफेंडेंट हो, चाहे वो उनका लॉयर हो, जज साहब हो, पुलिस वाला हो, ठीक है, या कोई ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय कोर्ट है, विटनेसेस है, ये ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, बट दिस इज ऑल टेक्निकल। लेकिन अगर हम बात करें जुडिशियल प्रोसेस is the process by which the courts they finally reach to a judgment. All the steps which the judges go through or the judges follow to arrive at a particular conclusion to do complete justice in a case, that all constitutes a judicial process. ठीक है, तो अगर हम लोगों के व्यू पॉइंट से कहें तो जितने भी सारे मैकेनिज्म्स हैं, जितनी भी बाइंडिंग नॉर्म्स हैं, जितनी प्रोसीजर है, ठीक है, या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस एक कंप्लीट जो कोर्ट प्रोसेस है उसको we term it as जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जुडिशियल प्रोसेस की तो ये हर कंट्री के लिए इसका जुडिशियल प्रोसेस के जो मॉडल्स होते हैं,
वो सेम नहीं होते। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हर कंट्री के लिए जुडिशियल प्रोसेस के मॉडल, देखो आप लोग अपना पेन और कॉपी तैयार रखा करो। मैं बहुत स्लोली बोल रही हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग वेरी स्लो इन माय लेक्चर, ताकि इट इज इजी फॉर यू पीपल टू राइट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Again, I am reminding my lecture is never based on a single article. I will be sharing the sources as I have been doing earlier. लेकिन it is always better कि आप लोगों को points लिख लो ताकि आपको याद रहे। एग्जाम के टाइम पे आपको ज्यादा स्ट्रेस ना देना पड़े उसको ढूंढने के लिए चीजों को। ठीक है। जब हम बात करते हैं अलग अलग मॉडल्स की, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के सिस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अलग अलग मॉडल्स उन उस जगह के लोगों पे या उस जगह के जजेस के लिए अलग अलग रोल्स और अलग अलग ड्यूटीज भी डिफाइन करते होंगे। अगर आप लोगों ने कभी ये सुना हो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, ठीक है, या सिविल लॉ लीगल सिस्टम, कभी सुना है? यस मैम। व्हाट इज कॉमन लॉ सिस्टम? Same law throughout the country. सेम लॉ थ्रूआउट द कंट्री। गुड। एनीवन एल्स? मैम कॉमन लॉ वो होता है जैसे कि जो इंग्लैंड में जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है जनरली वही सिस्टम जो है अपने वहाँ भी फॉलो किया जाता है। आई गेस जहाँ तक मैंने समझा था। ओके, मींस शुभांगी गुप्ता, वुड यू लाइक टू ऐड? देखो प्लीज बी अ रिस्पॉन्सिव एंड इंटरैक्टिव क्लास, तो ये ऑनलाइन लेक्चर्स थोड़े से अच्छे बनेंगे। अदरवाइज वो एक तरह से, वो एक तरफ से मैं बोलती रहूं और आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन ना आए, देन इट विल बी बिकमिंग वेरी बोरिंग। देखो एज द टर्म कॉमन लॉ, वो नाम से ही आ रहा है कि जो सबके लिए कॉमन है। इन इंडिया वी मेजरली फॉलो, या इंडिया इज जनरली अ कॉमन लॉ कंट्री, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है, वी हैव बीन फॉलोइंग द ब्रिटिश लीगल सिस्टम, क्योंकि हम लोगों को उन्होंने इन्वेट किया एंड वी हैव बीन देयर ब्रिटिश कॉलोनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उन्होंने जो सिस्टम हमारे इम्प्लीमेंट किया, दैट वाज द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ सिस्टम में क्या होता है, दे डू नॉट स्ट्रेस टू मच ऑन द रिटन स्टैट्यूटरी लॉज, बट इट इज बेस्ड मोर ऑन द लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स। ठीक है, मतलब जजमेंट लॉज को या प्रेसिडेंट्स को, जो पहले लैंडमार्क जजमेंट्स बन चुके हैं, उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। उनको हम, उन कंट्रीज के या उस लीगल सिस्टम को हम कॉमन लॉ सिस्टम बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर लीगल सिस्टम्स इन एग्जिस्टेंस जहाँ पे दे गिव मोर वेटेज एंड मोर प्रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी लॉज। लेकिन फिर उसके बहुत प्रॉस एंड कॉन्स है। जहाँ पे जजमेंट लॉ होती है, ठीक है, कॉमन लॉ सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जजेस दे हैव अ मोर क्रिएटिव रोल टू प्ले। सब लोग अपना प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। Judges have a more creative role to play in common law systems, क्योंकि हर चीज, हर लॉ वहाँ पे अमेंडमेंट प्रोसेसेस थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, या फिर हर चीज के लिए देयर इज नो स्टैट्यूटरी लॉ। तो क्रिएटिव रोल का स्कोप कॉमन लॉ कंट्रीज में बहुत है जजेस के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें सिविल लॉ सिस्टम्स में या सिविल लीगल सिस्टम्स में, दे do not give weightage to the judgment laws of precedents but on the written statutory laws of, इसके लिए they have to regularly update their laws, क्योंकि जब उनको उसी के ऊपर हर चीज अपनी आधारित करनी है, तो इट इज वेरी मच नेसेसरी टास्क कि वो अपनी लॉ को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, वरना फिर वो कौन सी बाजी में लगा रहे, चुप रहो ना, वरना हर केस के लिए एक अलग लॉ बनाना वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखना, बहुत जल्दी जल्दी। टू डोमिनेंट मॉडल्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, टू डोमिनेंट मॉडल्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस that are followed across the world, two dominant models of judicial process that are followed across the world. पहला, the common law legal system,
दूसरा है द सिविल लॉ लीगल सिस्टम। ठीक है, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम उन्हीं कंट्रीज के द्वारा फॉलो किया जाता है विच हैव बीन द कॉलोनीज टू। मैडम जी मेरे गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। These are some of the common law countries। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो हम इंडिया का अपने यहाँ का अगर लीगल सिस्टम देखें तो वी डू नॉट फॉलो द कॉमन लॉ सिस्टम वेरी रिजिडली। हम हमारे लीगल सिस्टम में कुछ इंक्विजिटोरियल एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, या सिविल लॉ के भी एलिमेंट्स हैं। अब उस पर मैं अभी फिर से आती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने यहाँ गोवा की बात करें तो गोवा में वो कॉमन लॉ फॉलो नहीं करते, दे हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, वो अपनी लॉज अलग से बना के चलते हैं। ठीक, अब अगर हम कॉमन लॉ के लिए बात करें, ठीक है, जस्ट तो हमारे यहाँ आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, pronounces in favor of the common law system, जहाँ पे हम लोग लॉ, जिसको हम सोर्स ऑफ लॉ प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। इफ यू रिमेम्बर आर्टिकल 141 क्या कहता है हर्ष? मैम आर्टिकल 141 ये कहता है कि लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। शैल बी सुप्रीम कोर्ट जो बाइंडिंग लॉ ऑन कोर्ट्स सुप्रीम विद इन कोर्ट जो द यस टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखो इंडिया में, और इसी का जो करस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट्स के आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 227 clause 1, which says that every high court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction। यहाँ पे कहीं पर भी इन्होंने हाई कोर्ट को डायरेक्टली, मतलब हाई कोर्ट के डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि उसका जो जजमेंट होगा वो दैट विल बी ट्रीटेड एज लॉ, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट को उसने सुपरिंटेंडेंस की पावर दे दी, सुपरवाइजरी पावर दे दी, यहीं से इसकी ये पावर डिराइव होती है कि जितने भी स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट उस स्टेट के लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होंगे। ठीक है, अब तो आप ये देखो इंडिया में आर्टिकल 141 इज द सोर्स जहां से जजेस को ये पावर मिलती है कि दे कैन शेप द लॉ इन अ वेरी मच क्रिएटिव मैनर। ठीक है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन भी हो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट से करते हैं, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट क्या कहता है कि जो कॉमन फैक्ट्स पे अगर कोई केस आया है तो हम उसको बार बार अलग से डील नहीं करेंगे। अगर कॉमन फैक्ट्स पर केस आए तो सेम लॉ एंड सेम जजमेंट शैल अप्लाई एंड वी शैल फॉलो द सेम। तो लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स का काम ही यही है कि एक जो लॉ में यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, अब अगर हम सिविल लॉ सिस्टम की बात करें तो सिविल लॉ सिस्टम्स दे रिलाई हेवीली ऑन लीगल पॉजिटिविज्म। व्हाट इज लीगल पॉजिटिविज्म? वंदना दुबे। Just make a note, those people who are leaving the meeting from tomorrow onwards, I will not let them in। केवल एक ही आपकी फॉर्मेलिटी की क्लास नहीं चल रही है, आप लोग बार बार लीव करते ज्वाइन करते हो, दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम ऑन माय एंड, मुझे डिस्टरबेंस होता है उससे।
ठीक है. What is legal positivism? Anyone? विवेक, गौतम. अब लीगल पॉजिटिविज्म जैसे कॉन्सेप्ट की सोचोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? मैम मेरे हिसाब से तो ये से कोई भी जो कानून के द्वारा कह सकते हैं कि समाज में, अगर जो मैं गलत नहीं हूँ तो कि समाज में ऐसा कोई भी निर्णय जो फैसला आए या जो भी कानून के दायरे में हो और वो सकारात्मक हो, जिससे नहीं. किसी का मतलब एज एक किसी को लाभ हो या कह सकते हैं एक संदेश जाए. ऑस्टिन का नाम सुना है? यस जी. What is Yes, ma'am. पॉजिटिविज्म? ऑस्टिन का पॉजिटिविज्म क्या है? Command sanction of Written sovereignty. written laws and regulations are the sorry, written rules and regulation are the laws only. Study and apply the law as it is. आपको Yes, वहाँ ma'am. पे ये दिमाग नहीं लगाना है what law ought to be. ठीक है. तो सिविल लॉ कंट्रीज का जो मेन काम है या जो उनका लीगल सिस्टम चलता है वो इस बेस पर चलता है कि वहाँ पे लॉ जैसा है, जो भी स्टैट्यूटरी लॉ है जो लिख दिया गया आप उसको अप्लाई करो. ठीक है. तो वहाँ पे जजेस का क्रिएटिव रोल बहुत लिमिटेड होता है. दे डू नॉट हैव मच टू डू देयर. अब इनमें से जो सिविल लॉ कंट्रीज के कुछ एग्जांपल है आपके इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान. ठीक है. ये सब लोग सिविल लॉ सिस्टम फॉलो करते हैं. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इनके पास एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉज हो. एक्सटेंसिव मतलब उसी में सब कुछ लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जज अपनी तरफ से कुछ सप्लीमेंट नहीं करेगा. So it is very much necessary for a civil legal system that they do have an extensive, substantive and procedural legal setup. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये हैं बहुत बेसिक चीजें, लेकिन इनको समझे बिना शायद आप रोल ऑफ जज जो है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोगों को ये चीज नहीं आती है तो. मैम एक मेरा क्वेश्चन था, हाँ पूछे. क्या पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए. हाँ मैम, जैसे हम लोग ने अभी तक जैसे एलएलबी में पढ़ा था कि जैसे दो हमारे एक हिंदू लॉ है और आपका एक मुस्लिम लॉ है. एक तो ये हुआ. अभी आपने जैसे बताया कि कॉमन लीगल सिस्टम में गोवा अपना यूनिफॉर्म सिविल जो है लॉ अपना कॉन्सेप्ट अपनाता है. तो कहने का एक मेरा ये तात्पर्य पूछने का मेरा मतलब था ये कि क्या जैसे ये अलग अलग हमने एक धर्म के नाम पे अपना अलग अलग बना लिया लॉ, है ना, क्योंकि उनके यहाँ पैगंबर का है, उनके यहाँ आयाते हैं जिसको वो लोग अपना एज ए गॉड फादर मानते हैं. प्लस जो जो लीगल है हमारा कानूनी व्यवस्थाएं हैं वो एक कॉन्सेप्टेबल है, ना कि धर्मांतर है कि मतलब उनके आयाते उन पे डिपेंडेबल हों और हमारे कुछ कुछ जैसे 3 तलाक है उनके यहाँ बहुत अलग तरीके के मतलब ठीक है वो अभी लॉ बदला गया, पर इस तरह की चीजें कई सारी हैं जिनमें उनके यहाँ गड़बड़ है या हमारे यहाँ हो सकता है कुछ धर्म के प्रति ज्यादा आस्था है. तो इस तरह की जो कानूनी प्रक्रिया एज ए ह्यूमन मानवता के लिए तो ठीक नहीं है ना. मेरा ये प्रश्न है कि क्यों ऐसा है कि अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया. गोवा अपना मनाता है और हिंदू अपना मना लेता है, मुस्लिम अपना मनाता है. क्या था गोवा. ठीक है कमलेश, आई गॉट योर पॉइंट. एक्चुअली इतना क्वेश्चन आपका, आप यू आर नॉट वेरी मच क्लियर इन योर क्वेश्चन और आंसर भी आपको पता है लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे. ठीक है ठीक है, आई एम आंसर. देखो अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया हैज सिंस इंसेप्शन इट हैज बीन अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी. ठीक है. जब यहाँ पे पहले जब लॉ नहीं थी तो वी वर गाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन जिसको धर्मशास्त्र बोलते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस वाज बेस्ड ऑन योर रिलीजन. और चाहे किसी भी धर्म को अगर आप देखो तो कोई भी धर्म कोई गलत चीज नहीं कहता है. राजा भी फॉलो करते थे लॉ, वो अपने वो धर्म के आधार पे कोई भी जजमेंट देते थे एंड इट वाज अबाइडेड बाय द सिटीजंस, जो जिसको प्रजा बोलते हैं, वो मानते थे उसको जजमेंट को. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ी, ठीक है, इंडिया के ऊपर बहुत सारे इन्वेजन्स हुए तो हम लोग मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बनते गए. हर धर्म के लोग यहाँ पर बढ़ते गए. अब करते करते ये हुआ कि हर धर्म क्या हुआ भाई, एक एक ग्रुप बनता गया धर्म के आधार पे एंड दे फेल्ट कि हम लोगों के लिए ये चीजें, ये रूल्स, ये कस्टम्स, ये ठीक है. भाई लॉ इज नथिंग बट
कस्टम, जो पर्सनल लॉ है वो कुछ नहीं है बट कस्टम्स है, इट इज टोटली कस्टम बेस्ड। तो जी पर्सनल लॉज को इसलिए मान्यता दी जाती है, पहली बात तो क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल लॉज को बहुत महत्व दिया गया है, इनको नहीं छेड़ा जा रहा है या छेड़ा जाएगा। और ये बहुत एक डिबेट का इशू है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं कि सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम वुमेन की अभी तक क्या है, अगर आप मेंटेनेंस का प्रोविजन देखो, हिंदू वाइफ के लिए अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम वाइफ के लिए जो जी उनकी एक्ट है 1986 वाला, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं। अगर आप मुस्लिम वाइफ के, एक सेकंड मेरा बेटा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इंडिया में पर्सनल लॉज दे हैव बीन गिवन वेरी मच इम्पोर्टेंस, और वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे देखो हर रिलीजन को, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने सेक्युलरिज्म को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट के बाद तो उसको प्रीएम्बल में भी ऐड किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अमेंडमेंट से पहले वी वर नॉट सेक्युलर, वी हैव बीन सेक्युलर सिंस वेरी मच, मतलब बिगनिंग, जब से हमारी ओरिजिन्स है तब से। लेकिन पर्सनल लॉज को मर्ज करना यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तो थोड़ा सा देखो पॉलिटिकल एजेंडाज भी होते हैं, ऐसा नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू किया जा सकता है इंडिया में, लेकिन वही है कि हम लोग अपने रिलीजियस बेसिस पे या कम्युनल डिवाइड्स कह लो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनके पॉलिटिकल एजेंडाज में से काफी सारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे हर बार के। ठीक है, और दूसरी बात पर्सनल लॉज दे हैव टू गिव एन इम्पोर्टेंस, क्योंकि सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ बेसिक्स जो है वो अलग है। तो अगर आपको सेक्युलर कंट्री बन के रहना है तो ये बहुत जरूरी है कि पर्सनल लॉज को फुल रिस्पेक्ट और फुल इम्पोर्टेंस दिया जाए, वरना लोग फिर रिवोल्ट करने लगेंगे। अब जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, हर सरकार का एजेंडा यही होता है हर इलेक्शन में कि वी विल बी ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो नहीं आज तक। और ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बिल्कुल ड्राफ्ट किया जा सकता है, लेकिन पीपल देव, अब आप ये देखो जब ये ट्रिपल तलाक वाला शयारा बानो वाला केस आया तो ये मतलब बहुत ज्यादा रिटेलिएशन आया फ्रॉम दी मेल्स, फ्रॉम दी मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनका जो मेल आधिपत्य, क्या बोलेंगे आधिपत्य को इंग्लिश में, मतलब जो उनकी डोमिनेंसी है उसको खत्म कर रहा था। अभी तक ये उनकी स्वीट बिल पे था कि वो वाइफ को किसी भी फॉर्म में 3 तलाक लिख के दे रहे हैं, फोन पे बोल रहे हैं, पोस्ट से भेज रहे हैं, आपने उसको एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने कैसे खत्म कर दिया। तो ये बहुत, ये उसमें इश्यू उठा कि यू आर इंटरफेयरिंग विद आवर पर्सनल लॉ, यू हैव नो राइट एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ कभी भी फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकता या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई मैटर है उसमें अगर पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, देन कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज प्रिवेल, अदरवाइज हर मैटर में पर्सनल लॉ विल प्रिवेल, क्योंकि पर्सनल लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और हर रिलीजन के, हर सेक्ट के हमारे यहाँ कस्टम्स उनके पेक्यूलियर हैं, तो इस वजह से पर्सनल लॉज हमारी अलग अलग ही रखी गई है। आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। जी मैम। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो दैट विल बी अ वेरी वेलकम स्टेप एंड दैट विल टेक अस अ वेरी लॉन्ग वे फॉरवर्ड। तो वो, लेकिन अब देखते हैं जो भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर है। जी अब अगर हम बात करें कॉमन लॉ सिस्टम की, तो अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 41 हमारे यहाँ सीआरपीसी में, ठीक है, और सीपीसी में, लॉ ऑफ एविडेंस में, या जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं उनमें भी जब आप उनको पढ़ोगे तो दे विल आल्सो गिव यू रिफ्लेक्शन कि वी आर फॉलोइंग द कॉमन लॉ सिस्टम। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है, दे हैव
treated the Supreme Court as the guardian of the Constitution, और इस आर्टिकल के थ्रू द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन vested with the widest of powers. ठीक है, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू की पावर हो, वही से जुडिशियल एक्टिविज्म निकल के आ रहा है आपका. ठीक है, एक चेक एंड बैलेंसेस के पूरी पावर आपको वहां पर दे दी. तो वो जो आर्टिकल 32 की पावर है वो कहीं पर भी एक्सप्रेसली रिटन नहीं है. ठीक है, लेकिन वहां पे इट इज टोटली, अब उसमें जो कोर्ट रिव्यू कर रहा है कई बार, या फॉर एग्जांपल पीआईएल जुरिसडिक्शन आया, ये सब जजमेंट लॉ है, ये जुडिशियल क्रिएटिविटी है. तो जहाँ पे भी जुडिशियल क्रिएटिविटी का स्कोप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. और कॉमन लॉ सिस्टम में डेफिनेटली जजेस दे हैव मोर रोल टू प्ले एज कंपेयर टू दी अदर रूल. इसी से दो टर्म्स आते हैं. कॉमन लॉ सिस्टम में हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज टर्म्ड एज एडवर्सेरियल सिस्टम. ये मैंने क्लास में आपको लिखवाया भी है. ठीक है, एडवर्सेरियल सिस्टम. और दूसरा फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसेस या दूसरा मोड ऑफ जुडिशियल प्रोसेस होता है इंक्विजिटोरियल. INQUISITORIAL, इंक्विजिटोरियल सिस्टम. ये दो तरह के मॉडल्स हैं जुडिशियल प्रोसेस के. एडवर्सेरियल सिस्टम में क्या होता है, इंडिया में हम लोग लार्जली एडवर्सेरियल सिस्टम ही फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग इंक्विजिटोरियल सिस्टम भी फॉलो करते हैं. व्हाट इज एडवर्सेरियल सिस्टम? एनीवन? मैम जहाँ पे वही काउंसिल्स होते हैं और दोनों अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं जो भी केस रहता है. तो जो काउंसिल सॉल्व करते हैं कोर्ट की टू फॉर्म अ डिसीजन. कैन यू रिपीट? मैम जो काउंसिल्स होते हैं वो लोग कोर्ट की हेल्प करते हैं टू फॉर्मुलेट टू फॉर्म अ डिसीजन. ये उसका एडवर्सरियल पार्ट का. जिस सिस्टम में ट्रायल प्रोसेस होता है. और कोई? ये मैंने पढ़ाया है, लिखवाया भी आपको क्लास में. देखो, एडवर्सेरियल सिस्टम में क्या होता है, जो आप अपने यहाँ जितना भी प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस या कोर्ट प्रोसेस जो भी आप देख रहे हो, दैट इज ऑल फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ एडवर्सेरियल सिस्टम. हमारे यहाँ हम लोगों के क्या होता है, एफआईआर हुई, ठीक है, फिर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रेजेंट किया. प्रेजेंट करने के बाद ही हैज टू एस्टैब्लिश कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग केस और अब इसको मुझे ट्रायल में लेके जाना है एंड आई शुड बी अलाउड टू टेक इट फॉर ट्रायल. उसके बाद फिर जज आपको अलाउ करेगा कि ओके ठीक है, आप अपने विटनेसेस दोनों तरफ से प्रेजेंट करिए. फिर विटनेसेस दोनों पार्टीज दे चूज कि हमें कौन कौन से एविडेंसेस प्रेजेंट करने हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे पार्टीज के पास ऑटोनोमी ज्यादा है. अगर अब अपने यहाँ सिस्टम में देखो, कॉमन लॉ सिस्टम या एडवर्सेरियल सिस्टम की पहचान ये है कि हमारे यहाँ जज ही इज एक्टिंग एज अ रेफरी. वो देख रहा है, काउंसल्स कंटेस्ट कर रहे हैं, जो एडवोकेट्स या लॉयर्स हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और जज उनकी कंटेस्टेशन पे देन ही गिव्स द फाइनल डिसीजन. लेकिन वो पूरी प्रोसीडिंग्स देखता है. इंडिया में वी आर फॉलोइंग दिस सिस्टम कि एवरी पार्टी इज गिवन ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस, ऑडियो अल्टरम पार्टम, ये सब जो डॉक्ट्रिन्स हैं हम लोग फॉलो करते हैं. दिस ऑल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉमन लॉ सिस्टम या एडवर्सेरियल सिस्टम. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंक्विजिटोरियल सिस्टम की, तो इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जजेस केवल वहां पे एक रेफरी की तरह एक्ट नहीं करते हैं, बट वहां पे जजेस they took an active part in reaching to a conclusion of the case, या they took an active part in the investigation of the case. ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं. और इंक्विजिटोरियल सिस्टम में इट इज द जज हु पुट्स क्वेश्चन टू द विटनेसेस. वहां पे काउंसिल्स अपने अपने क्वेश्चन सजेस्ट कर देंगे, लेकिन पूछेगा जज, और जब तक जज को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा रिगार्डिंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड या रिगार्डिंग द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड, तब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं देगा. ठीक है, तो कॉमन लॉ सिस्टम या एडवर्सेरियल सिस्टम में अगर देखें तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस काफी सारे हैं, मतलब बहुत अच्छे से फॉलो की जाते हैं. लेकिन इंक्विजिटोरियल सिस्टम में थोड़ा सा यही डिबेटेड है कि वहां पे अगर जज ही सपोज किसी जज को ब्राइब कर दिया, देन व्हाट विल हैपन. तो दीज आर द सिस्टम. तो हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं एडवर्सेरियल सिस्टम.
अब आपको मैंने आज ये बता दिया व्हाट इज कॉमन लॉ, एडवर्सारियल सिस्टम, आपको ये सब पता चल गया कि हमारे यहाँ किस तरह से हम लोग चीजें फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक, सेकंड क्वेश्चन अब मेरा जो आता है वो आता है कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द ट्रू रोल ऑफ अ जज इन इंडिया, या इंडियन सिस्टम या कॉमन लॉ सिस्टम? यस, एनीवन? Now I am moving towards my actual topic. As we have already studied, Justice P.N. Bhagwati ने भी कहा है, ठीक है, Justice Cardozo ने भी कहा है, that the role of a judge is not just to apply the law as it is, but to apply it in the circumstances in which the words appear. आप वर्ड्स को उसी कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करोगे जिस कॉन्टेक्स्ट में वो आपके सामने आ रहे हैं। जो मैं एग्जांपल आपको हमेशा से देती हूँ, टुडे आई एम आल्सो रिपीटिंग, अगर कोई ऑफेंस मतलब या कोई प्रोविजन है, उसके जो कंटेंट्स है, हो सकता है आज से 50 साल पहले उनका मीनिंग कुछ और होगा और आज से 50 साल बाद या आज उनका मीनिंग कुछ और होगा, क्योंकि हमारी लॉ इज बेस्ड ऑन सोसाइटी एंड सोसाइटी इज डायनामिक, सोसाइटी इज चेंजिंग, सो आर आवर मॉरल वैल्यूज। जब सोशल मोरालिटी चेंज हो रही है तो लॉ भी चेंज हो रहा है, तो इंटरप्रिटेशन भी तो चेंज होगा, लेकिन जो लिखा है वो तो सेम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, लेकिन 1950 से करते करते हम आ गए आज 2020-21 में। तो कई सारे ऐसे प्रोविजंस हुए कि उस टाइम पे उनका इंटरप्रिटेशन किसी और तरीके से किया गया, लेकिन आज के समय में ये देखा गया कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों का वेलफेयर किस में है, तो इंटरप्रिटेशन फिर वैसे चेंज हो जाती है। तो कॉमन लॉ सिस्टम में द रोल ऑफ अ जज इज नॉट जस्ट टू अप्लाई द लॉ एज इट इज, और एक केवल एक मैकेनिकल एप्लीकेशन करना ही काम नहीं है, लेकिन ट्रू इंटेंशन निकालना लेजिस्लेचर का, ठीक है, या टू डू कंप्लीट जस्टिस इज द ट्रू रोल ऑफ अ जज इन कॉमन लॉ सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब इसमें भी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन की जब हम बात करते हैं, मतलब जहां पर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इन्वॉल्व सम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज वो इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे जजेस का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डिनरी स्टैट्यूट। आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कोई प्रोविजन और कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन आप एक ही पड़ले में नहीं रख सकते, या आप उनको इक्वल मान के नहीं चल सकते। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज जस्ट अ स्टैट्यूट व्हिच हैज डिराइव्ड इट्स अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एक ग्रैंड नॉर्म है, ठीक है। तो आज की क्लास आई विल एंड इट हियर ओनली, टुमारो आई विल स्टार्ट विद द टू मेन टॉपिक। तो आज आप जाके इतना जरूर करना, एडवर्सरियल सिस्टम और आपका ये इंक्विजिटोरियल सिस्टम, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये बहुत सारी जगह आपको टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा, आप इसको पढ़कर आना था, ठीक है? ओके मैम। ये कल आप पढ़ के आना, और टाइमिंग आई विल अनाउंस इट इन द बुक बाय द इवनिंग, लेट इवनिंग। तो ये चीज आप करके आना। कल हम लोग थोड़ा सा रोल ऑफ जज ये वाला टॉपिक आप कवर करेंगे, टॉपिक वाला। और किसी को कोई और समस्या हो तो आप बता सकते हो। मैम, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम में सिर्फ प्रेसिडेंट्स होते हैं या